नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। देश में कहने को तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भावनात्मक रूप से जोड़ने में राजनीतिक दल माहिर होते जा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी ने मंगलसूत्र मुसलमान के बाद अब हनुमान को भी इस चुनाव में जोड़ने का काम किया है। पीएम मोदी का यह बयान कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। इतना ही नहीं, हाल ही में उनका बयान कि कांग्रेस सारी संपत्ति मुसलमानों को बांट देगी और माताओं बहनों से मंगलसूत्र छीनने का प्रयास कर रही है, इस चुनाव में अलग दिशा में दिख रहा है। ऐसे में 24 के रण में घमासान तेज है और सियासत में हनुमान भी हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में हनुमान पहली बार नहीं, इससे पहले दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल भी हनुमान को लेकर आए थे और फिर कर्नाटक में भी बजरंगबली को लेकर खूब सियासत देखी गई थी। किसको पटकनी मिली और किसको आशीर्वाद, देखिए ऐसे में इस बार आम चुनाव में हनुमान चालीसा का राग कितना असर दिखाएगी, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में आम चुनाव है, ध्रुवीकरण चढ़ा परवान है और अब सियासत में हनुमान भी हैं। इन दिनों राजनीतिक दलों के दिग्गजों का प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने राजस्थान के टोंक में जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया। पीएम मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक में एक दुकानदार को केवल इसलिए बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना और अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और रामनवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। साथियों, आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। हो सकता है आप में से बहुतों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी। मीडिया का काम था ये बात पहुंचाए, लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और रामनवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए उस बात को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था, कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर अपने खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए।
कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अब इन बयानों के बाद आज ये सवाल जरूर उठ रहा है कि सियासत में हनुमान क्यों है और क्या पहली बार आए हैं? नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भी हनुमान जी की शरण में पहुंचे थे। राम भक्त बीजेपी से टक्कर लेने के लिए केजरीवाल ने हनुमान भक्ति का उपयोग किया था। अरविंद केजरीवाल की हनुमान भक्ति पर कई तरह के सवाल भी उठाए गए थे। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जिस हाथ से जूते उतारे उसी हाथ से भगवान को छूने पहुंच गए। केजरीवाल पर हनुमान जी को अशुद्ध करने के भी आरोप लगे। मामला यही नहीं रुका। भारतीय राजनीति में हनुमान की एंट्री कर्नाटक में पहुंची। कर्नाटक में सत्ता में आने पर बजरंग दल जैसे कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के कांग्रेस के चुनावी वादे ने प्रतिद्वंदी भाजपा को उसे घेरने के लिए एक तैयार मुद्दा पेश किया था। कांग्रेस आरएसएस से जुड़े संगठन के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही थी, लेकिन बीजेपी इसे भगवान हनुमान और हिंदू धर्म से जोड़ने में कामयाब रही। भगवा पार्टी ने कांग्रेस के वादे को जय बजरंग बली का नारा लगाने वालों को जेल में डालने की कोशिश बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों की शुरुआत बजरंग बली के जयकारों के साथ की। उन्होंने कहा, ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को भगवान राम से दिक्कत थी और अब जय बजरंग बली कहने वालों से दिक्कत है। हनुमान पर सियासत यहाँ बीजेपी को भारी पड़ गई थी। भाजपा के एकमात्र दक्षिणी गढ़ में चुनाव अभियान के बाद वास्तविक मुद्दों की तुलना में भगवान हनुमान, बजरंग बली और हनुमान चालीसा के बारे में अधिक चर्चा के साथ ये समाप्त हुआ था। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आज देश में राजनीतिक दल अपने अपने दावों के साथ जनता के बीच हैं, तो अपने रिपोर्ट कार्ड पर बात क्यों नहीं हो रही? क्यों आज पीएम मोदी को भी राम मंदिर के बाद हनुमान जी के साथ की जरूरत पड़ रही है? क्यों एक बार फिर 18 साल पुराने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान को आधार बनाकर हिंदू, मुस्लिम और मंगलसूत्र की राजनीति करनी पड़ रही है? क्यों देश में ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है? ये वो सवाल हैं जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं और इसका जवाब जनता 4 जून को देगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखिए, बात तो सच है, ध्रुवीकरण चढ़ा परवान और सियासत में हनुमान। ये बात बिल्कुल सच होगी कि आज इन मुद्दों की जरूरत क्यों पड़ रही है, इन मुद्दों को क्यों लाया जा रहा है, इन बातों के क्या मायने हैं। आप अपने अपने संकल्प पत्र, न्याय पत्र, अपनी अपनी गारंटियों के साथ जनता के बीच हैं। आपने क्या किया, आपको क्या करना है, आपको जनता क्यों चुनेगी, बहुत सारी चीजें हैं। मानते हैं कि जब आप किसी दौरे पर हैं या प्रचार प्रसार में हैं तो पक्ष विपक्ष हैं, थोड़ी नोकझोंक भी होती है, एक दूसरे पर तंज भी कसे जाते हैं, लेकिन एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होगी। यदि कुछ चीजों को निकालकर आप उनको बिल्कुल टारगेट करके कुछ अलग तरीके से मैसेज देने की कोशिश करेंगे तो वो चर्चा का विषय बनेगा। एक बात और पीएम मोदी के स्टेटमेंट में आज सुनने को मिली, जो उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती पर जिस तरीके से उनको एक घटनाक्रम याद आया कर्नाटक का, जैसा कि आप लोगों ने उनकी प्रतिक्रिया में सुना। उन्होंने कहा इस बात को मीडिया को दिखाना चाहिए था लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। मुझे बेहद आश्चर्य है इस बात पर कि पीएम मोदी भी मीडिया पर आज सवाल उठा रहे हैं, जिसको लेकर सबसे ज्यादा विपक्ष के यदि घेरे में आया तो वो मीडिया आया। देखिए, ये क्राइटेरिया कोई भी
कैसे तय कर सकता है कि मीडिया को क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना? ये एक तरफा बात करके इस तरह से मुझे लगता है मीडिया पर सवाल उठाना, कोई भी हो, वो जायज नहीं होता। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मुख्य मुद्दा जो इस वक्त निकल कर आया पहले चरण के बाद, वो हिंदू मुस्लिम हो गया। उसमें हनुमान जी भी आ गए, और इससे पहले चरण में क्योंकि लगातार विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर पे आपने इसको खत्म किया, तो ये लगातार क्या सियासत इसी पर जाएगी, और इसी पर जाएगी तो फिर संकल्प पत्र का क्या है, फिर घोषणा पत्र का क्या है, फिर आपकी गारंटियों का क्या है? वो सब बातें क्या हवा हवाई हैं? इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए लक्ष्मीकांत पारिक हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इमरान खान हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए चिराग सेठी हमारे साथ जुड़े हैं। चिराग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए फरीद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है। लक्ष्मीकांत जी, इन बयानों के क्या मायने हैं? कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा भी नहीं सुन सकते, आस्था के साथ खिलवाड़ है। क्लियर स्टेटमेंट जो है वो हमने सुन ही लिया, उसको मैं इधर उधर करके तोड़ने मरोड़ने की कोशिश नहीं करूंगी। जो उन्होंने कहा, आखिर क्यों? एक ये बात, दूसरी लगातार इस बात को हर जगह से मैं देख रही हूं, हिंदू मुस्लिम पे चला जा रहा है। क्यों ध्रुवीकरण करने की कोशिश है ये? देखिए, आपके इस चैनल के बाद सबसे पहले मैं हनुमान जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव है, और जन्मोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की पवित्र धरा पर आकर हनुमान जयंती की लोगों को शुभकामनाएं दी। इन शुभकामनाओं के साथ माननीय मोदी जी ने वह बात भी गंभीरता से रखी जो विपक्षी दलों के द्वारा इस देश की राजनीति के समय सनातन के विरोध में की जाती है। यदि निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा पाठ करता है, उसके ऊपर दुर्व्यवहार करना निंदनीय है अथवा नहीं है, ये तय आप सब लोग बैठकर, जो चैनल पर बैठे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए जनता का। मैं इसी तौर पर आपने कहा कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम पर चला गया, बिल्कुल ये चुनाव हमारी विकास यात्रा 10 वर्ष की विकास यात्रा पर है। ये चुनाव उज्ज्वला पर दिए जाने वाले सिलेंडरों पर है। ये चुनाव जनधन के खातों के माध्यम से लाखों लाखों महिलाओं को जनधन खाते खोलने के माध्यम से, ये चुनाव प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों लोगों को आवास देने पर है। ये चुनाव महिलाओं को इज्जत खाना देने पर है, जिस प्रकार से घर घर शौचालय का निर्माण किया गया उस पर है। ये चुनाव चंद्रयान का चुनाव है। ये चुनाव देश की अस्मिता का चुनाव है। ये चुनाव 3 धातु सत्र हटने का चुनाव है। ये चुनाव राम मंदिर पर निर्माण का चुनाव है। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि देश के अंदर मोदी जो कहते हैं करते हैं। मोदी ने नेशनल हाईवेज का निर्माण किया इस देश में, जिस प्रकार से ट्रेनों का गति बढ़ाने का काम किया, और साथ साथ मैं समझता हूँ इलेक्ट्रिक ट्रेनों का एक बहुत बड़ा जाल इस देश में बिछाने का काम माननीय मोदी सरकार ने किया। यदि गांव गांव नल पहुंचाने का काम सरकार ने किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से लाखों गांवों में बिजली पहुंचाने का काम सरकार ने किया। तो सरकार की गारंटी और चुनाव अमल किए गए कामों और आने वाले समय की गारंटियों के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं। हमने कहा है कि इस देश को विकसित बात बनाएंगे, निश्चित रूप से दिशा में कदम उठा। हमने जिन अपने संकल्प पत्र में काम किया वो सबको ले, लेकिन जब राष्ट्र का चुनाव होता है और राष्ट्र के अंदर जब आप एक बड़े बड़े संख्यक लोगों की, बहुसंख्यक लोगों की, आप जिस प्रकार के विपक्षी पार्टियां उनको नजरअंदाज करती है, तो निश्चित रूप में बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। अब हिंदुत्व की जब स्नातक की जब भी हम बात करते हैं, तो राम मंदिर का विरोध करने वाले जितने लोग यहाँ पर बैठे चैनल में, ये सब लोग शामिल थे कि नहीं थे? समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने जिस प्रकार से कार से वो गोले चलाने का काम किया, आज राम की बात करते हैं। कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर के निर्माण में बाधा उत्पन्न करने का काम किया, आज राम की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी का तो निर्माण ही नहीं हुआ, तो ये तो अपने आप अलग की पार्टी है। इस प्रकार से अन्ना हजारे को धोखा देकर फिर कांग्रेस साथ समझौता नहीं करेंगे, उसके बाद इन्होंने राज नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, और बंगले बाद जेल तक की यात्रा ही कर रहे हैं। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आरोप इन पर लगाए। बाकी टीएमसी के लोग, ये राम मंदिर बंगाल में हमें नवरात्र ढंग से नहीं मना सकता है, सनातन के लोग राम मंदिर के जुलूस से निकाल सकते। ऐसी सबकी घटनाएं इस देश में इस बात को इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य विचारधाराएं जितनी भी लग रही है, जो दल लगे हुए हैं, या तो माँ बेटे के दल है या फिर परिवार के दल है, उन दलों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि साथ रखा जा रहा है।
ठीक है। सनातन का विरोध करना उनका मूल उद्देश्य हो गया है। लक्ष्मीकांत जी, यही तो मैंने बात कही कि आप ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा जो था हुआ, प्रभु राम विराज गए, वो बात अलग हो गई, आज सब लोग बढ़िया दर्शन कर रहे हैं, वो तो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा इस चीज का है कि आपने हनुमान जयंती पर, या जिस तरह से आपने एक स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकता है कोई व्यक्ति, तो क्या कांग्रेस जो है वो हनुमान विरोधी हो गई? आप समझिए उस चीज को। इस वक्त पे इस तरह के स्टेटमेंट जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। क्यों? ये दिखाने का प्रयास है कि हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम आया क्योंकि 18 साल पुराने पूर्व पीएम मनमोहन जी के बयान को लगाया गया, सुना गया, उस स्टेटमेंट को पूरा सबने सुना, हर क्राइटेरिया को उसमें रखा गया था, और उन्होंने ये बात कही है कि संसाधनों में प्राथमिकता आधार अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने सब चीजों का जिक्र किया है, कौन कौन सी प्राथमिकताएं किसके लिए हैं, उसके बाद उसमें SC ST वर्ग के लिए भी है, अल्पसंख्यक भी हैं, जो सबसे जिनकी बिल्कुल निचली स्थिति है उनको दिया जाए, तो उसमें सारी चीजों को शामिल किया गया है। पर मुझे ये बताइए, आज 10 साल तो आपको हो गए, अब हम आगे 47 की पूरा टारगेट लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है, 18 साल पीछे क्यों जा रहे हैं? जब भी बातों का इतिहास अपने शब्दों को दोहराता है, और इतिहास में जब कही गई बात इस ब्रह्मांड में अजर अमर रहती है। यदि किसी व्यक्ति ने कभी भी कोई बात कही तो निकल के अवश्य आएगी। यदि कोई आदमी गलत बयान करेगा तो निकल कर समय पर अवश्य आएगा। आज मैं तो आपके मनमोहन सिंह बयान की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह निश्चित रूप से कहा कि पहला अधिकार सत्यों का है, कि कहा कि नहीं कहा, कांग्रेस को लोग बता दे। आप उसके बाद की बात करता हूँ, मैं तो सीधे बताता हूँ, आंध्र प्रदेश के अंदर आपकी सरकार आई, आपने मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की कि नहीं की? 4 बार आपने प्रयास किया कि नहीं किया? तो जिस प्रकार से आप SC ST सनातन के SC ST का अधिकार छीनकर मुस्लिमों को देना चाहने का प्रयास कर रहे थे, आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात लगातार कर रहे थे, जो संविधान के खिलाफ है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत के खिलाफ है। वे बात भी आप लोग कांग्रेस के लोग कर रहे थे। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ आपके पास। इमरान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ, ठीक है इमरान जी, मेरी आवाज यदि आ रही हो, बहुत छोटा सा सवाल है। अभी तक तो ठीक है, ये सुनते आ रहे थे कि विरोध करती है कांग्रेस, गठबंधन के लोग विरोध करते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम को बहुत ज्यादा मैं नहीं लाऊंगी आज इस चर्चा के बीच में, क्योंकि अब हनुमान जयंती पर मुद्दा और स्टेटमेंट ही ऐसा आ गया कि थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ रहा है। बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि पहले राम मंदिर के विरोध का आरोप लग गया, प्राण प्रतिष्ठा में जाने का आरोप लगा, आज कहा जा रहा है कि आप के राज में या इंडिया गठबंधन की सरकार भी आ गई तो ये समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा का पाठ भी करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि करा तो कुछ है नहीं। पिछले 10 वर्षों में कुछ नहीं किया गया है सरकार की ओर से। होना यह चाहिए था कि सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती कि सरकार ने बीते 10 वर्ष में क्या किया, परंतु क्योंकि सरकार ने कुछ नहीं किया, इस वजह से श्री राम को लाया जा रहा है, हनुमान जी को चुनाव होना चाहिए कि पिछले 10 साल में सरकार की उपलब्धियां क्या है। सरकार लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों की आशाओं से खिलवाड़ करने के लिए लोगों को श्री राम पर ला रही है और हनुमान पर ला रही है। इसका जवाब मुझे चाहिए, कोई इसका सटीक जवाब है, क्योंकि कांग्रेस की ऐसी कोई प्रतिक्रिया मुझे आज सुनने को नहीं मिली। यह बड़ा गंभीर आरोप है, कहीं ना कहीं यह साबित करने की कोशिश है कि आप सनातनी नहीं हैं और आप विरोध करते हैं। देखिए, दरअसल हमको सनातनी होने के लिए भारत के हिंदुओं को, भारत के सभी जनों को अपने धर्म का पालन करने के लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी व्यक्ति विशेष से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं अपने धर्म का निर्वाह करता हूं, परंतु अपनी शर्ट के ऊपर अपने धर्म का प्रचार नहीं करता। कांग्रेसी उतने ही सनातनी है जितने और लोग सनातनी हैं। ठीक है, वापस आऊंगी। लक्ष्मीकांत जी, 1 मिनट, एक प्रतिक्रिया सबकी आ जाए, फिर मैं वापस आती हूँ। ठीक है, चिराग जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? मेरे कांग्रेस कह रहे थे, चिराग जी, मुझे ऐसा लगता है हमें शेड के बाहर निकाल कर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अरे भैया, गुजरात का पहला चुनाव याद रखो, जब शेड के बाहर जनेऊ निकाल कर राहुल गांधी घूम रहे थे सनातन दिखाने के लिए, अपना सनातन दिखाने के लिए, याद कर लीजिए वो दिन।
ठीक है लक्ष्मीकांत जी, 1 मिनट में वापस आऊंगी आपके पास। चिराग जी देखिए, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी जिक्र हुआ जब विधानसभा चुनाव दिल्ली में थे। दो चीजें होती हैं, हर आदमी नामांकन करता है, हर आदमी प्रचार में जाता है, हर आदमी मत्था टेकता है, वो उनकी अपनी आस्था है, कोई उस पर किसी को सवाल उठाने का अधिकार भी नहीं है किसकी किस में आस्था है। लेकिन उस टाइम पे बहुत तेजी से ये चीजें हुई, और जो शुरू हुई, ये क्यों आया, आज ये बात क्यों आई अरविंद केजरीवाल के हनुमान भक्ति की? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उस पर सवाल उठाए थे, और उस पर सवाल उठा के जिस तरह के अशुद्ध करने का आरोप लगा था, ये सियासत चलती चली गई। हनुमान उस सियासत में पहले ही आ गए और भारतीय राजनीति में ये बढ़ते बढ़ते कर्नाटक तक गए, और कर्नाटक का तो पूरा घटनाक्रम सबको मालूम है। राखी जी, पहले तो सबको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। राखी जी देखिए, आज एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक बयान को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। 10 साल की सरकार के बाद आपका पहले चरण के जैसे ही चुनाव होते हैं और जब पता चलता है कि नंबर इनके फेवर में नहीं आ रहा, तो मोदी जी अपनी पुरानी पिच पर वापस चले जाते हैं कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम कर वोटों का बंटवारा किया जाए। आप मुझे बताइए, आप 10 साल के प्रधानमंत्री, एक दशक आपने दिया है, आप अपनी अचीवमेंट बताइए ना। आपने बताइए कि आपने 10 साल में क्या किया। आप ये बताइए कि हमने 10 साल में ये यहां से चीज यहां लेकर आए, नहीं बताएंगे। महंगाई की बात करो तो ये हिंदू मुस्लिम पे आ जाएंगे, आप नौकरी की बात करो तो हिंदू मुस्लिम पे आ जाएंगे। बोलो सिलेंडर महंगा हो गया, बोलेंगे हिंदू मुस्लिम। आप बोलिए पेट्रोल महंगा हो गया, बोलेंगे हिंदू मुस्लिम। बोले कि आपके बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, बोलेंगे हिंदू मुस्लिम। आप मुझे बताइए, ये एक दशक से कर क्या रहे थे, क्या किया इन्होंने? क्या इनके पास आज इतनी चीज भी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में आकर बोल सके? अभी भाजपा के वक्त ट्रेनों की बात कर रहे थे, अभी कुछ देर पहले ही मैं एक वीडियो देख रहा था, सेकंड एसी में एक आदमी ने शीशा तोड़ा क्योंकि इतने लोग भर गए थे, उस बेचारे की कंफर्म सीट थी, वो जा नहीं पा रहा था। तो 8-8 10-10 घंटे वॉशरूम नहीं जा पाते, इतनी भीड़ हो चुकी है ट्रेनों में। तो आप कोई तो डिपार्टमेंट होगा, कहीं तो कुछ आपने किया होगा। 5 ट्रिलियन बोलते रहते हैं, प्रति व्यक्ति आय में आप कहां 121वें नंबर पर चल रहे हैं। आम आदमी पूछ रहा है कि भाई साहब मेरे को क्या मिल रहा है, ये तो बताइए, मेरी आय का क्या हो रहा है, मेरी जो बच्चों के लिए नौकरी की बात आपने करी थी उसका क्या हो रहा है। इन सबकी कोई बात नहीं करेंगे। 400 पार का नारा चलाते हैं, फिर विपक्षी नेताओं को फर्जी केसेस में उठाकर जेल में डाल देते हैं। फिर उन्हें मूलभूत सुविधाएं जो मेडिकल की होती है वो तक नहीं दी जाती है, उसके लिए आपको प्रदर्शन करना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है। तो क्या किस तरह की आप आज वातावरण में चुनाव करवा रहे हैं? क्या आप रशिया या नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं इंडिया को? क्या आपकी ऑपोजिशन है ही नहीं? ऑपोजिशन को चुनाव से पहले ही आप जेल में डाल देते हैं, एजेंसीज के दांत आप बिल्कुल हटा देते हैं। ना ईडी, ना सीबीआई, कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो स्वतंत्र होकर काम कर रही है। सबका सिर्फ एक ही काम है कि मोदी जी को चुनाव जीतो आप, क्योंकि 10 साल मोदी जी ने सिर्फ अपने दोस्तों की मदद करी है, दोस्तों के 15 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ करे हैं, जो बिल्कुल डिफॉल्टर है 3,84,000 करोड़ के उनके कर्जे माफ करे हैं, और आखिरी में आकर मोदी जी अपनी उसी पिच पर वापस आ जाते हैं कि देखिए हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे आपको 10 साल पहले लाए थे, कांग्रेस को गाली देना बंद कीजिए, अपने काम तो बताइए। 10 साल में हमने यहां से लेकर यहां तक काम किए, अपना कोई काम नहीं है। किसी भी चीज पर आप बात कर लीजिए, मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। उधर सोनम वांगचुक ने आज जो एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट है, एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने बोला कि चाइना आके कब्जा कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बोल रहे, सोनम वांगचुक जो वहां रहते हैं, जो बेचारे 46 दिन से फास्ट पर बैठे, 46 दिन, गृह मंत्रालय से उनको जवाब तक नहीं मिल रहा, उल्टा उनको धमकी मिल रही है कि उठाकर जेल में डाल देंगे तुम्हें अगर आपने और फास्ट किया तो। क्या इस तरह पर देश आ गया, इस जगह पर देश आ गया कि जहां पर आप अपनी तो आवाज उठाओगे, उठाकर आपको जेल में डाल देंगे, और मोदी जी आकर अपनी पिच पर वापस एक ही चीज बोलेंगे, अरे हिंदू ऐसा बोलेंगे, अरे मुस्लिम ऐसा हो गया, अरे आपके घर में ऐसा हो जाएगा। किस तरह की बातें आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं? आप ऊपर के लेवल पे ऐसी बात करोगे तो नीचे ग्राउंड लेवल पे वर्कर क्या करेगा, आप सोच के चलिए। मुझे लगता है आज भाजपा को समझ आ गया है कि भाजपा 150 पार भी नहीं कर पा रही है। पहले चरण के चुनाव के बाद जो रिपोर्ट्स आ रही है वो बहुत पॉजिटिव है। तो अब मोदी जी को लग रहा है कि कुछ अगर हम पोलराइजेशन करके जिस तरह की बातें बोलकर अगर हम कुछ वोट बटोर पाए तो शायद हम कर सके। पर जनता इस बार जानती है कि इनकी यही पिच है, ये वापस आकर हिंदू मुस्लिम, आप जाकर रोड पे किसी से पूछ लीजिए, वो भी आपको ये बोलेगा कि भाजपा की एक ही पिच है, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हमें वोट मिलेंगे, नहीं तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। तो आज कहीं ना कहीं वो ट्रेंड खुलने का काम जो है आज भाजपा कर रही है। ठीक है, वापस आती हूँ। रविंद्र प्रताप जी, आवाज पहुंच रही है मेरी?
रविंद्र जी, अब मैं समाजवादी पार्टी के लिए क्या बोलूं, या तो चर्चा की शुरुआत में ही सबसे गंभीर आरोप आप पे ही लग गया था कि कार सेवकों पे गोली चला दी गई थी, ये तमाम चीजें हो गई थी। मैं राम मंदिर पर नहीं जाऊंगी, लेकिन क्योंकि सियासत में हनुमान आ गए हैं इसलिए आज ये बात करना जरूरी हो गई। ये छोटा सा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच का ये मुझे लगता है ये पूरा इलेक्शन है, और निश्चित तौर पर किसकी सरकार बनेगी जनता तय करेगी। लेकिन ये बहुत गंभीर आरोप है, यदि कांग्रेस के लिए भी बोला है, उन सब में आप सब भी शामिल होते हैं, क्योंकि आप गठबंधन में हैं, और ये बड़ा आरोप है। इस तरह की बात करके इस वक्त क्या जताने की कोशिश है? देखिए, मैंने तो ये सवाल उठाया ही है, पीएम मोदी के पास बहुत सारी चीजें हैं, जनता को जब वो कुछ कहते हैं तो हम सब जानते हैं कि पब्लिक समझती है। देखिए, वोट क्या करेगी पब्लिक का निर्णय है, लेकिन बहुत दिनों से जो चीजों को देख रहे थे, हो सकता है एक परिवर्तन की बात हो, लेकिन हम उस पर अभी कोई पुख्ता एक मोहर नहीं लगा सकते कि हाँ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स के क्या मायने हैं? तो सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आज भारतीय जनता पार्टी को? राखी में उसका जो प्रमुख कारण है, जो 102 सीटों पे चुनाव हुआ, मोदी जी के आईबी ने बता दिया कि आप सरकार में नहीं आ रहे। मोदी जी का जो 22 साल का राजनीतिक कैरियर रहा है वह उन्माद से परिपूर्ण रहा है। शुरुआत भी उन्माद से हुआ था, तो वह मंचों से ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो मैं 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, 15 लाख रुपए क्यों नहीं दे पाया, डॉलर की अपेक्षा रुपए का मूल्य क्यों नहीं बढ़ा पाया, किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं कर पाया, गंगा मैया को साफ क्यों नहीं कर पाया, किसानों के एमएसपी क्यों नहीं दे पाया, स्मार्ट सिटी नहीं बना पाया, बुलेट ट्रेन नहीं चला पाया, डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं कम कर पाया। मुद्दा असल में ये था, लेकिन जब उनको मालूम है मैं चुनाव हार रहा हूं, तो अपने उन्माद की तरफ जा रहे हैं जो उनकी प्रवृत्ति है। अब ये कोई पहली बार तो है नहीं, अभी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी किया था, प्रभु बजरंग बली के नाम पे 2 दिन किया था, तो प्रभु बजरंग बली का गदा चला तो परिणाम आया, सबके सामने आया। अब जरा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सुन लीजिए। वो हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहती है, हिंदू धर्म के प्रतीकों को भी खत्म कर देना चाहती है। हनुमान जी की बात आई है तो उसमें एक गंभीर बात भी मैं बता दूं, मोदी जी के संरक्षण में एक संप्रदाय चलता है हिंदुओं का है गुजरात में, नाम नहीं लूंगा मैं, उसके एक महंत हैं, महंत सहजानंद जी। प्रभु बजरंग बली को उनका दास बना के दिखाया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है या व्यक्तिगत मोदी जी का चरित्र है? फिर इन्हीं के पार्टी के लोग प्रभु राम को अभय संतान बता देते हैं, माता जानकी को टेस्ट ट्यूब बेबी बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रभु बजरंग बली को दलित बता देते हैं, मोदी जी खुद प्रभु विष्णु भगवान बन जाते हैं। मोहन भागवत कहते हैं हिंदू धर्मों में छेड़छाड़ हो गई, तो ये मूल रूप से हिंदू धर्म नष्ट करके आरएसएस से एक नया धर्म चलाना चाहते हैं। लेकिन मुझे एक बात नहीं रविंद्र जी, लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, जिस तरफ मैं जा रही हूं उस चीज को समझिए। किसने क्या कहा उसको छोड़ दीजिए, वर्तमान में जो एक मुकाबला है, मुद्दों पर है, बात पर है, हर एक चीज को हर मंच से किस तरह से भेजने की कोशिश है, फैलाने की कोशिश है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। पहला बड़ा परसेप्शन बनाया गया क्या आप लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से, जो गठबंधन था, जो विपक्ष था, उन्होंने मना किया। आप समझिएगा इससे कोई पॉजिटिव वाली चीजें नहीं गई, भले आप लोग की बात जो भी थी, जो भी बात थी, मैं उस पर नहीं जा रही डेप्थ में, लेकिन बात को समझिए। आज दूसरी चीज क्या आई है हनुमान जयंती पर, उन्होंने जो एग्जाम्पल कर्नाटक से दिया, मैंने फिर कहा सरकार भले कांग्रेस की हो लेकिन है तो गठबंधन का हिस्सा। उन्होंने आज मुलायम सिंह का, अभी क्योंकि लक्ष्मीकांत जी नाम भी ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन करके आज क्या कोशिश की गई, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध आपने किया, गठबंधन ने किया, ठीक है, जाने से ठुकराया। आज आप लोग हनुमान जी का कोई चालीसा नहीं पढ़ सकता है यदि आप लोगों की सरकार आ गई। आप समझिए कि क्या बताने की और भेजने की कोशिश है, तो उसका जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को या गठबंधन को। मैं दे रहा हूं जवाब उसका। जो प्रभु श्री राम का मंदिर इन्होंने बनाया, तो प्रभु श्री राम का जो मंदिर बनेगा वो हिंदू धर्म के जो श्रेष्ठ धर्माचार्य हैं उनके नेतृत्व में बनेगा या उनके मार्गदर्शन में बनेगा। तो शंकराचार्य महोदय जी ने कह दिया कि अशुभ घड़ी में बनाया गया है ये,
वो खुद भी नहीं गए, जो वास्तव रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं वो नहीं जाएंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लोग गए थे से पहले, 21 तारीख से पहले कांग्रेस के लोग गए थे। अब आते हैं जो बजरंगबली जी का उठाया इन्होंने। गुजरात में जो समस्याएं चल रही हैं, एक क्षत्रियों की समस्या चल रही है, एक रूपाला नाम का एक अभद्र व्यक्ति है, उसने क्षत्रियों की मां को गाली दिया, उसके खिलाफ चल रहा है। लक्ष्मीकांत जी आऊंगी, जवाब लूंगी आपसे। लक्ष्मीकांत जी सारे मेहमान है, बोलने तो दीजिए पूरा पक्ष, मेरा सवाल उसी लाइन पर है, जवाब वो दे रहे हैं। दूसरा, उस मंदिर के इर्द गिर्द जो प्रभु हनुमान को दास बना के दिखाया गया स्वामी सहजानंद का, उसके विरुद्ध बवाल है। तीसरा कहते हैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से ना कांग्रेस रोक सकती है, ना समाजवादी पार्टी रोक सकती है, ना ये रोक सकते हैं, क्योंकि ये मूलभूत अधिकार है। अब आते हैं कानूनी पक्ष में इसके, कि कानून क्या कहता है। 2017 में एक ऐसा मामला हुआ था, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि कोई भी राजनेता जाति, पंथ या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 17 में। ऐसा ही कुछ हमारा चुनाव आयोग कहता है, ऐसा ही हमारा कुछ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहता है। लेकिन जब मोदी जी ये बात कर रहे हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय शर्म की बात है। ठीक है, 3 संस्थाओं के द्वारा कही गई बात का तो सर ये तो समझने की कोशिश खुद भी करनी पड़ेगी ना, कोई इससे अछूता नहीं है, इस चीज को बोलना पड़ेगा। आज मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, इतनी बातें हो रही हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। किसी की ऐसी कोई प्रतिक्रिया हो सकता है बाद आई हो, देर से आई हो, मुझे आज दिन भर में ऐसा कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं सुनने को मिला कि कोई आगे बोले, इतना गंभीर आरोप आप पे लगाए, इसलिए तो मैंने ये सवाल आपसे किया। खैर फरीद जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? फरीद जी, फरीद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप पूरा सुन पा रहे हैं। हाँ, सुन पा रही हैं? हाँ आपकी आवाज आ रही है। फरीद जी देखिए, ये जो बात चल रही है, मुद्दे इंपॉर्टेंट है, मुद्दों पर बात करनी चाहिए, मैंने बहुत क्लियर लाइन पहले ही रख दी है। लेकिन आप पर तो सीधा सीधा आरोप है कि आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते, आपके यहाँ तो हिंदू धर्म का कोई कार्यक्रम है वो ही नहीं मना सकते। तो पश्चिम बंगाल तो और सबसे बड़े सवालों के घेरे में आज। जी देखिए, इल्जाम लगाना तो इनकी आदत है, ये लगाते हैं, लगाते रहेंगे। लेकिन मैं इनको ये बता देना, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आज पूरे देशवासियों को हनुमान जयंती की कामना और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, इन लोगों का जो सिस्टम है दिखावे का, जिससे ये लोग इलेक्शन में भगवान को याद करते हैं, इलेक्शन के लिए भगवान को याद करते हैं। आप देखिए कि अभी कई दिन पहले रामनवमी गई। रामनवमी में मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या और कहीं पर भी छुट्टी घोषित की गई होगी। हमारे यहाँ हमारी नेत्री ने 2 महीना पहले से ही छुट्टी घोषित कर दी थी और यहाँ पे बड़े जोर और शोर से सभी लोगों ने बहुत प्यार से रामनवमी मनाई। ये हमारे यहाँ का सिस्टम है। अब ये बदनाम करने की बात करते हैं, ममता बनर्जी की बात करते हैं। आज भी हनुमान जयंती यहाँ बहुत जोर शोर से और बहुत प्यार से मनाई जा रही है। हमारी नेत्री के सिर्फ यही कहना है कि धर्म सबका अपना अपना, सब हम सबका। मैं मुसलमान होने के नाते भी आज भी हनुमान जयंती के दिन सब जगह गया, रामनवमी के दिन सब जगह गया। और हमारे यहाँ तो बंगाल की जो पूरी दुनिया में, यानी कि यूनेस्को ने भी हमको सर्टिफाइड किया है कि देश के लोग और पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े ही शोर से मनाई जाती है और हमें यूनेस्को ने इसका सम्मान भी दिया है, अवार्ड भी दिया है। तो आज ये किस तरह के ये लोग दिखाते हैं कि सिर्फ धर्म इनका अपना है, धर्म के अकेले ठेकेदार यही लोग हैं, जो ये लोग बोलेंगे वही देश को मानना पड़ेगा। ये पूरी गलत बात है। और मोदी जी की रही बात, मोदी जी का फ्रस्ट्रेशन, और अब तो मुझे लगता है डिप्रेशन में वो आ गए हैं। जो इलेक्शन आते साथ ही, तो आपको याद होगा मैंने 2021 में ही कहा था कि इलेक्शन आने से ही इन्हें शमशान और कब्रिस्तान याद आता है, हिंदू और मुसलमान याद आता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान याद आता है। आज फिर एक बार फिर इन्होंने जब देखा कि पहले चरण का जो इलेक्शन हुआ, 102 सीटों का इलेक्शन हुआ, 102 सीटों में मैक्सिमम सीटों पर ये हार चुके हैं। इन्हें समझ में आ गया कि अब हम आने वाले नहीं हैं। देश की जनता ने मन बना लिया है कि इनको वापस भेजना है। तो ये फिर वही हिंदू और मुसलमान के कार्ड पर आ गए। जो 18 साल पहले, जैसा कि अभी आप बता रही थी, मनमोहन सिंह ने जो कहा था, उसको किस तरह से पूरा देश जानता है। हमारे देश की जनता शिक्षित जनता है और पूरा देश जानता है उन्होंने क्या कहा था और आज इन्होंने क्या तोड़ मोड़ के पेश किया। उन्होंने जो दलित समुदाय के लिए, ओबीसी के लिए,
महिलाओं के लिए जो बात कही थी उन्होंने सिर्फ मुसलमानों पर लाकर एक बात अटका दी। और सबसे बड़ी और बुरी बात जो देश को, देश की पूरी महिलाओं को लगी है कि कल तुम्हारा मंगलसूत्र तक ये लोग छीन लेंगे। ये देश के पक्ष में अच्छी बात नहीं है। देश का मुखिया अगर एक मंच पर खड़ा होकर ऐसी बात करता है तो ये हम सब और पूरे देशवासी इस चीज की निंदा करते हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इस बार ये आने वाले नहीं है, तो फिर एक बार फिर हिंदू कार्ड खेलो और आ जाओ। लेकिन हमारे हिंदू भाई भी, देश की जनता भी, 62% देश की जनता कल तक इनके साथ नहीं थी और अब तो और भी नहीं रहेगी। मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, ये 400 सीट पार की बात करते हैं, 200 सीट तो बहुत दूर की बात है, 199 पर ये नहीं आने वाले हैं। राखी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सामने ये बात को कहना चाहता हूँ। ठीक है फरीद जी, अब ये तो तस्वीर देखिए, जनता का निर्णय है, ये तो जब नतीजे होंगे सामने आएगा। लेकिन बेहद गंभीर ये विषय तो हो गया है कि आखिरकार इन सब मुद्दों पर बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो भी इस इलेक्शन के टाइम पे जब देश विकास की बात देखना चाहता है, जनता विकास की बात करना चाहती है। खैर, आरपी श्रीवास्तव जी, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण आई है। देखिए, एक तो ध्रुवीकरण की जरूरत क्यों पड़ रही है आज इस इलेक्शन में 2024 में। दूसरी चीज ये कि सियासत में हनुमान आ गए। पहले ही हम प्रभु श्री राम को लेकर बहुत सारी सियासत देख चुके हैं, अब उसमें हनुमान जी भी आ गए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अभी आए हैं, पहले से थे, लेकिन इस वक्त इस बयान को लाने के पीएम मोदी के क्या मायने हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि पीएम मोदी को शायद ये बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है हमने बहुत कुछ किया है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमने विकास किया है, तो फिर इन सब चीजों की या इन मुद्दों की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हिंदू मुस्लिम कर देंगे, हम ध्रुवीकरण की बात कर देंगे, हम हनुमान जी को सियासत में ले आएंगे, क्यों? देखिए राखी जी, 2-3 बातों को समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात है कि इस हनुमान जी को लाने की जरूरत क्या पड़ी। आपने कहा, मेरा ये मानना है इसमें कि जो अभी की परिस्थिति है, जो इस चुनाव है, ये ध्रुवीकरण जो है आज सिर्फ इसी चुनाव में नहीं है। 2024 के पहले 2019 में भी था, 2014 में था और उसके पहले भी चुनाव में होता रहा है। ये ध्रुवीकरण का प्रयास करते रहे हैं लोग। पहले 1990 में मंडल कमीशन आया, एक तरह से ध्रुवीकरण होने की स्थिति में था। उसके बाद से राम मंदिर को लेकर ध्रुवीकरण की स्थिति बनी। और अब जो है, चूँकि ये चुनाव बड़े एक तरह से समझ लीजिए पहले चरण का चुनाव हो गया है और आगे आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इस तरह की बातें आती जाएंगी। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी अपने आप में बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं देश के, और उन्होंने जिस तरह का विकास कार्य किया है, हमें नहीं लगता कि कोई भी दल जिसको लेके आशंका जता रहे हैं कि हनुमान जी चालीसा पढ़ना जो है लोग बंद करा देंगे या हनुमान चालीसा पर रोक लग जाएगी, या फिर इसके पहले बात जो है संपत्ति के बंटवारे में मंगलसूत्र तक आ गई, तो ये आखिर क्यों है? इन बातों का जवाब तो प्रधानमंत्री जी ही दे सकते हैं कि इन बातों पर क्यों आकर के टिक गए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के ये सारी बातें शुरू हुई, जिसमें जाति जनगणना आर्थिक आधार पर कराने की बात करी गई है, और उसके आधार पर जो है लोगों को जो जिस तरह के जैसे गरीब हैं या पिछड़े लोग हैं, तमाम लोगों को आर्थिक समानता की ओर ले जाने की बात हुई। अब वो बात जो है यहाँ तक पहुँच गई कि आपकी संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएंगी। आज की स्थिति, आज का जो चुनावी परिदृश्य अगर आप देखेंगे, सभी दल के लोग बैठे हैं, सभी सम्मानीय हैं। जब भी कोई चुनाव, अभी अब एक हवाला भी दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने और जो है इसके अलावा चुनाव आयोग ने, सबने कहा धर्म, जाति और इन चीज़ों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। लेकिन हम पिछले चुनाव से, कई चुनाव से देखते जा रहे हैं, हमेशा यही प्रयास होता है कि धर्म और जाति के आधार पर चुनाव जाकर के अंत में पहुंच जाता है। यहाँ पर विकास को लेकर के संकल्प पत्र हो या न्याय पत्र हो या घोषणा पत्र हो, इन सारी चीज़ों को अगर सभी दलों को अगर देखा जाए और लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनी बात कहने की कोशिश की है, जनता के बीच में जाएंगे तो उनके वादे क्या होंगे, उनको पूरा कैसे करेंगे। बहुत सारे दल अपने अपने आंशिक रूप से घोषणा पत्र में अपने वादे पूरा भी कर चुके हैं, लेकिन पूरा घोषणा पत्र किसी दल ने पूरा अभी तक नहीं किया। यहाँ तक ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री जी अगर इस मुद्दे पर आकर के चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता जितनी है उस पर जो है सवाल खड़ा हो जाता है। कारण यह कि प्रधानमंत्री जी को इन सब बातों को कहने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर स्थिति है कि जब आपने इतने नल कनेक्शन दे दिए लाखों, इतने आवास दे दिए, फ्री राशन बांट रहे हैं 5-5 किलो, इसके अलावा भी तमाम विकास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस वर्तमान सरकार ने कोई काम नहीं किया।
वर्तमान सरकार ने भी बहुत सारे काम किए, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी काम किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जो है अपने काम, अपने जो है ट्रैक रिकॉर्ड अपने के आधार पर जब वोट मांगने की ज़रूरत आती है तो तुरंत जो है ये दल, कोई भी दल हो, न केवल एनडीए हो या इंडिया हो या कोई भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल ऐसे मुद्दों पर क्यों आगे भटक जाती है। जनता से सीधे सीधे राखी जी संवाद होना चाहिए और जनता को उन्हीं मुद्दों पर जाना चाहिए। आज ज़रूरत है, बिल्कुल राम मंदिर का निर्माण हुआ और इसके बाद जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरा देश, पूरी दुनिया जो है एक तरह से इस बात के लिए धन्यवाद देती है। जो वर्तमान सरकार है, अगर उन्होंने प्रयास किया है पूरी तरह से तो निश्चित रूप से रामलला विराजमान हुए। लेकिन इसके अलावा एक और बात आती है सामने कि इन सारी चीज़ों से इतर देश में 140 करोड़ की जनता है, जिनमें बहुत सारे लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो है गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर, मूलभूत सुविधाओं पर भी बात इस चुनाव में दमदारी से होनी चाहिए। जो लगता है कि अब चुनाव में भाषणों के दौरान, अभी तो और आगे देखिए 2 चरण के बाद जब चुनाव और आगे बढ़ेगा तो क्या क्या बातें आती हैं और ये दल जो है क्या क्या बातें अपने अपने लेवल पर करते हैं। जनता इससे भ्रमित होती है, जनता को मूल मुद्दे से भटक जाती है और निश्चित रूप से इनका असर भी देखा गया। जो नेता जितना भी प्रभावशाली है और जो लोगों को कनेक्ट कर पाता है, वो निश्चित रूप से अपनी बातों में जनता को जरूर ले आ लेता है। और शायद यही वजह है कि हर दल के नेता अपनी अपनी बातों को अपने अपने ढंग से जनता के बीच में रख रहे हैं। और आज की परिस्थिति ऐसी है राखी जी कि इस समय निश्चित रूप से मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। ये बात अलग है कि सारे दल अपना अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। लक्ष्मीकांत जी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया आपने। मुद्दे आप जैसी विदेशी और विद्वान महिला उठा सकती है, ये साबित कर दिया विपक्ष की भूमिका निभाने में। आज जब आपने जो अग्रणीय भूमिका निभाई है, इसके लिए बाकी दलों को आपको शायद धन्यवाद देना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि आपने कहा कि आज इस विषय पर कोई नहीं बोला, मैं बोली और मेरा चैनल बोला, ये इस बात को सीधे साबित करता है कि आज विपक्ष की भूमिका निभाने में आप पूरी तरह सक्षम रही है। आज इस बात को आपने साबित किया अच्छे से कि इस अभिमन्यु के खिलाफ जो मोदी प्रतीक के रूप में आपके सामने बैठा है, इसको घेरने के लिए आप 6 लोग यहाँ पर कौरव बनकर बैठे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि मैंने यदि पीएम मोदी के स्टेटमेंट को रखा तो सवाल हो गया। मतलब आप, एक मिनट, पीएम मोदी जब मीडिया पे सवाल उठाते, एक मिनट, नहीं लक्ष्मीकांत जी, आई ऑब्जेक्ट। आप कह रहे हैं कि 6 लोग बैठ के, आप लोग मिल के सवाल उठा रहे हैं। हमारे गठबंधन कितने लोग आपने बैठाए यहाँ पर, ये स्थापित करता है आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आपकी मानसिकता क्या। अच्छा, और जब गठबंधन ये कहता आया है आप लोगों पे सवाल उठा के, गोदी मीडिया बोलता है, तब तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। आज पीएम मोदी कह रहे हैं कि कर्नाटक का घटनाक्रम मीडिया को दिखाना तो उन्होंने नहीं दिखाया। आपने घमंड दिया गठबंधन के कितने लोगों को बैठाया। अब मैं इनसे प्रश्न पूछता हूँ, 102 सीटों में से तेलुगु देशम कितने, ये टीएमसी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही बताए मुझे। आम आदमी पार्टी 102 में कितनी सीटों चुनाव लड़ रही बताए मुझे। कांग्रेस 102 में कितनी सीटों चुनाव लड़ रही है बताए मुझे। और बता दें सीधे तौर पर, कांग्रेस ये जितने लोग बैठे हैं कि इनके लोग कितनी सीटें मिलने वाली है बताइए। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं 102 में से, ये तो बताइए। और आपका नारा फिक्स है 400 पार, उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य नहीं है। कर रहे थे कितने रोजगार मिले, कितना क्या हुआ, यदि देश में 20 करोड़ पीएफ के अकाउंट बुड़ते हैं तो इस बार जो तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। स्टार्टअप, और स्टार्टअप के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार के माध्यम से सृजन करवा के नहीं करवाए। उज्ज्वला के माध्यम से लाखों महिलाओं के आंसू पहुंचता काम किया मोदी जी ने। तो हमने कहाँ बुराई कर दी सर उज्ज्वला योजना की? लक्ष्मीकांत जी पहले समझने की कोशिश करिए, उज्ज्वला योजना की किसी ने बुराई करी क्या? जिन्हें शौचालय मिले उसकी किसी ने बुराई करी क्या? मैंने आज ये सब्जेक्ट रखा ही नहीं कि उज्ज्वला योजना गंदी थी या खराब थी या शौचालय बन गए खराब हो गए, राम मंदिर बन गया बुरा हो गया, मैंने कब कहा? बताइए, आज आपने एक गठबंधन जिसको इंडी गठबंधन, घमंडी गठबंधन कहते हैं, उसके 5 लोग बुलाया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का 5 लोग रखेंगे सर? बता दीजिए और कौन कौन है आपके साथ? बताइए कितने लोग बुलाया आपने? और इंडिया गठबंधन, तो लड़ाई तो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की है ना सर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें करती है इतने बड़े चैनल बैठकर? लक्ष्मीकांत जी आप ठीक से बात करिए। एनडीए का पक्ष आप रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इंडिया गठबंधन का गठबंधन है जिससे हर पक्ष वो रख रहे हैं। नेताओं को 23 जून 1975 जेल में डाला था और लोकतंत्र का लग उठा था उस दिन, जब बाद में कलेक्टर से पूछ कर छपा करते थे मेरे दोस्तों। जब इंदिरा जी का राज था, अखबार पूछ के छपा करते थे।
आज तो चैनल बैठकर आप चर्चा करो, इसलिए क्योंकि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएं देश में कायम है। कब से हो गई सर? 2014 से हो गई क्या? उसके पहले नहीं थी? बोले की आजादी सबके पास 2014 से हो गई क्या सर? उसके पहले नहीं थी क्या? थी ना, आप पहले क्यों नहीं थी? हमने कब बना किया? तो आप ही तो कह रहे हैं कि इंदिरा जी के टाइम से आप सीधे 2014 पे आ गए, बीच का समय कहाँ गया सर? भ्रष्टाचारी को जेल मत भेजो, शराब के पैसे पी जाओ, कोर्टों को काम मत करने दो, कोर्ट आपको नेता को जमानत नहीं दे तो जमानत के अधिकार जमानत क्यों नहीं मिल रही? कोर्ट पेपर से खड़ा करेंगे आप। अच्छा, चुनाव हार जाओ तो ईवीएम खराब है, चलिए देखिए, तो ईवीएम बढ़िया है। मैंने तो आपको सम्मानीय एक गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया चर्चा में, तो मेरी आपसे तो बहस हो नहीं रही, क्योंकि ना तो मैं 400 पार का टारगेट बोल रही हूँ, ना मैं इंडिया गठबंधन का चुनाव लड़ रही हूँ। मेरी बात सुनिए लक्ष्मीकांत जी, बहस करने की आवश्यकता मुझे है भी नहीं, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरह से इन बातों को रखा, वो एक प्रधानमंत्री हैं देश के, मेरी बात को समझिए, उनके पास खुद वो विकास की बात करते हैं, विकसित होने की बात करते हैं, काम कराने की बात करते हैं, तो 10 साल में जो किया उसकी बात होगी। हनुमान जी को बीच में लाने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको 20 उपलब्धियां बताई है, उनका जवाब आप दे दीजिए। आप मुझे जवाब दे दीजिए, हनुमान जी क्यों आ गए सियासत में सर? आप बताइए किस प्रधानमंत्री ने आज तक इतने वर्षों में 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिक लाइन? मैं कुछ पूछूंगी, आप कुछ बोलेंगे, फिर आप कहेंगे कि अलग चले जा रहे हैं। चलिए, आपको अपना कुछ पक्ष रखना है बोल लीजिए, वरना वो भी आप आरोप लगा देंगे कि मैंने आपको बोलने नहीं दिया। गंगा की सफाई की बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, आपने गंगा की सफाई की बात सोची, हमने शुरुआत हमने की, आपने कभी की? सोचा आपने कभी इस विषय पर? मुझे बोल रहे हैं सर, महिलाओं को स्वच्छता के माध्यम से हर घर में शौचालय हो, ये बात कभी आपने सोची आप लोगों ने? किसको पूछ रहे हैं आप? मैं गठबंधन से नहीं हूँ सर, मैं जर्नलिस्ट हूँ। किससे पूछ रहे हैं, वो जवाब देंगे। 6 लोग बैठे इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आम आदमी पार्टी दे रही है जवाब, कुछ कहना चाह रही, बोलिए। बताएंगे अपने समय पर। और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे अभी मेरे फाजिल दोस्त आम आदमी पार्टी वाले, कह रहे थे कि नेताओं को जेल में उनको मिठाई खाने का बड़ा शौक है, उनको डायबिटीज नहीं बढ़े, मुझे बाहर आ जाऊं, जैसे करके आ जाऊं। ये वो नेता कर रहे हैं जो शराब के पैसे पी गए देश की जनता के। अब आप कहते हैं कि जेल में, उन्हें जेल में डाल दिया, भाई जमानत क्यों नहीं मिल रही? जमानत तो कोर्ट देगी ना उनको, मनीष सिसोदिया जी को, माननीय अरविंद केजरीवाल जी को। ये काम हमारा है क्या? न्यायपालिका की बात करने का काम? ठीक है लक्ष्मीकांत जी, विश्वास आपको है नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखते हुए मेरी बात को सुनिए। मैं क्या पूछ रही हूँ लक्ष्मीकांत जी? बड़ी बातें राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी जी बहुत ने बढ़िया ऐसा कहा वैसा कहा, बड़ी बातें कर रहे थे। आपके राहुल गांधी तो बेशर्मी से संसद में आंख मारने का कुकृत्य करते हैं, वे हैं आपके राहुल गांधी। सर करने दीजिए ना, वो जो करते होंगे उनको मिल जाएगा। मुझे तो एक छोटा सा सवाल है, उसका ही जवाब नहीं मिल पा रहा, जो मेन मुख्य विषय है। मैं कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास कर दिया, 10 साल जनता ने आपको भटकाने काम किया है। आपने विषय में बहुत सारी बातें मोदी जी ने बोली, उन विषयों को आपने नहीं उठाया, आपको सिर्फ हनुमान जी दिखे। वाह सर, आपको सिर्फ हनुमान जी दिखे। हिंदू मुस्लिम हो रहा है, महिलाओं के मंगलसूत्र पे सियासत आ गई। हनुमान जी पहली बार नहीं आए, कर्नाटक में भी हनुमान जी कौन लेकर गया था सर, और क्या हुआ? हनुमान जी मैं लेके गई थी क्या? और प्लीज मुझसे बहस मत करिए, समय हो जाएगा। ठीक है चिराग जी अपनी बात रखिए। मुझे लगता है मैं शायद बहुत ज्यादा अपनी बोलने से मेरे कोई मतलब नहीं है, वो सुन नहीं रहे। ये ध्यान रखिए, आप किस विषय की आप दौड़ रही है, कहाँ जा रही है? सर विषयांतर आप कर रहे हैं इस पूरी चर्चा को, आपने विषयांतर किया। मैंने तो एक सटीक सवाल किया आपसे। आप चाहते हैं कि सिर्फ एक मिनट, आप चाहते हैं कि हम सिर्फ योजनाओं की बात करें, 10 साल का गुणगान करें, तो मैं 10 साल का गुणगान नहीं करूंगी। आप करिए, आपकी पार्टी करेगी, मोदी जी करें। मोदी जी हनुमान जी को क्यों लेकर आए बीच में? किसको बैठा कर? कौन बैठे? और आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है, मेरा रोज का ही काम है सर। प्लीज, शायद पहली बार जुड़े मेरे साथ। चिराग जी अपनी बात रखिए, समय हो गया है। आपको दिखता नहीं है। किस तरह के आदमी को आपने बिठाया है जिसको बात करने की तरकीब नहीं है? तो माननीय मोदी जी ने किया। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है बताइए ना? ये तो सवाल पूछने पर इस तरह कैसे बात करते हैं आप? बात करें भाई साहब, दूसरा सिलेंडर कितने लोगों ने बढ़वाया बताइए ना? दूसरा सिलेंडर कितने लोगों ने बढ़वाया? जो आप शौचालय की बातें करते हो तो पानी कितने घरों में आया ये बताओ जरा, कितने लोग आए बढ़ाइए? पानी दुखी हो गए? दिल्ली पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिल्ली पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए ना। दिल्ली पानी आ रहा है कि नहीं है तो बताइए। तो दिल्ली का बताइए, आपको दिल्ली में कितना पानी है तो बताइए भैया। दिल्ली का पानी बताइए, दिल्ली में कितने गांव में क्या हुआ बताइए। बताओ ना, बेरोजगारी पे क्या हुआ? 45 साल दिल्ली पानी आ रहा है बताइए। है कि नहीं है?
अरे बोलो ना भाई आप साहब, 6 के बीच में नहीं बिल्कुल बोला, खत्म, जीरो। 6 लोगों ने बीच में अरे नहीं बोला, जीरो, ये चुप है तो की जवाब। आप 6 लोग बोल लिए, इस तरह के पूरा समय आपने ले लिया, लेकर आते हैं, बीजेपी आप का प्रवक्ता बोलेगा आप 6 को 6 इस तरह बोलना है, उसे दबाने की कुछ प्रयास करते नहीं हो सर, इंडिया गठबंधन दबाने का प्रयास कर रहा है आपको। इस मंच से आप कह रहे हैं कि हम दबाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है सर। खुशबू जी कितना खुशबू समय जी दिया नहीं इस सर, राखी गठबंधन जी। को, उसका आधा समय दे दो उस गठबंधन को, देखिए ना, इनको और अकेले भी समझ है नहीं कि दे दो। आंसर का नाम क्या है। सर ठीक है, राखी जी चलिए बता दीजिए इनको, आपका नाम राखी जी है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा बिहेवियर विपक्ष बहुत करता था सर। जब योजनाओं पे बात होती थी ना, जिसपे हम सिर्फ घोषणा पत्र पे बैठते थे, तो विपक्ष झगड़ा करता था। विपक्ष कहता था गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। विपक्ष को समझाया है हमने इस मंच से, हमने समझाया है। मैं ये दावा कर रही हूँ कि हमने अपने इस प्लेटफॉर्म से समझाया है कि हर मुद्दों को यहाँ रखने का हम मादा रखते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मैडम आपको इतिहास याद नहीं करें, यदि देश का अच्छा इतिहास है वह भी याद होगा, और देश का खराब इतिहास है वह भी हमें याद होना चाहिए। सर आप मेरे बहुत सम्मानीय हैं, मुझे नहीं लगता मैं आपसे बहुत छोटी, उससे ज्यादा मैं आपसे बहस करूं। बाकी समय भी हो गया, मेहमान बोल नहीं पाएंगे। इमरान जी अपनी बात रखिए। इमरान जी आवाज पहुंच रही है मेरी? मैडम एक क्वेश्चन मेरा ले लें, फिर आप चाहे जिसको बुलाएं, इन सबसे पूछ लेना कितनी सीटें इनकी आ रही है 102 में से, बता दें। और ठीक है, कितनी चलिए। सीटें चुनाव लड़ रहे हैं 102 में से, ये बता दें। चलिए और इमरान जी मिलकर तक तो लड़ रहे हैं, आवाज ही नहीं अलग-अलग पहुंच लड़ रही रहे हैं, है, इनसे पूछ बता लें। दीजिए। चलिए मुझे जल्दी से एक लाइन में कंप्लीट कर दीजिए। वो जानना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है, हमारा लक्ष्य है, आपका लक्ष्य नहीं है, और आप इनसे पूछ नहीं रही। भैया बता दीजिए आप लोग की कितनी सीट आएगी। रविंद्र जी कोई आंकड़ा है गठबंधन का? सबसे पहले तो इस प्रकार की प्रक्रिया पे मंच से चाहे जो बोला जाए, आधिकारिक तौर से बोलने पे रोक है। अब आते हैं दूसरी बात जो ये बार बार कह रहे हैं, या मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा होगा। जब कोई भी शासक, प्रिंसिपल भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है, मुख्यमंत्री भी हो सकता है, जब उसको लगता है मैं असफल हो रहा हूं, मेरी मोनोपोली घट रही है, तो वो हमेशा क्या करता है, धर्म का सहारा लेता है। ऐसा यूरोप में हो चुका है, उसके खिलाफ यूरोप की जनता खड़ी हुई, रिनेसा कहा गया, आज यूरोप में स्वस्थ लोकतंत्र है। ऐसा ही सेंट्रल एशिया में हुआ। सेंट्रल एशिया आज तक नहीं निकल पाया धर्म आधारित राजनीति से, आज तक सेंट्रल एशिया का बहुत बुरा हाल है। ऐसा ही सहारा लिया धर्म का हिटलर ने, टोजो ने, मुसोलिनी ने, सद्दाम ने, इदी अमीन ने, गद्दाफी ने। तो आज उन्होंने अपने देश को बर्बाद करके रख दिया। क्योंकि अगर मुद्दे पे राजनीति नहीं होगी तो ऐसा होगा। अगर इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे तो बताएं, कोई नहीं रोक सकता इनको। लेकिन हम विपक्ष हैं, तो हम जो भी इन्होंने कमियां की हैं, हमने प्रश्न पूछे, एक का जवाब नहीं दिया। प्रभु श्री राम को अभय संतान क्यों कहा इन्होंने, उसका भी जवाब ठीक है, नहीं दिया इन्होंने। चलिए हम उस विषय पे वापस चले जाएंगे, तो फिर चर्चा महाप्रभु श्री राम पे चली जाएगी। रविंद्र जी मैं रोकूंगी प्लीज, बहुत हो गया। वैसे भी मैं तो शुरू से इस चर्चा को उठाकर लाई थी कि मुद्दों पर बात करिए, अपनी अपनी बातें हैं, तो फिर इन बयानों का इस वक्त क्या वजूद है, क्या मायना है, लेकिन उसको ना जाने क्यों इतनी पीड़ा दे गया वो। लेकिन बात तो हमें सबकी उठानी है ना, समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, सवाल जब मुद्दे का आता है, मुद्दे की बात होती है, तो मुद्दों पर ही राजनीति करनी चाहिए। जहाँ तक धर्म आधारित राजनीति का सवाल है, आपने भी देखा किस तरह से राखी जी भाजपा के प्रवक्ता उन बातों को अन्यथा ले गए। बिल्कुल बात वो नहीं थी। बात यह है कि ध्रुवीकरण क्यों हो रहा है और ध्रुवीकरण की ज़रूरत क्या है। यदि विकास की राजनीति की जा रही है, सबका साथ सबका विकास की राजनीति है, तो इसमें धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात कोई घटना अगर कहीं पर हुई है, और निश्चित रूप से उस घटना निंदनीय है, लेकिन फिर भी जब आपकी सरकार है, तमाम चीज़ें हैं, तो उनको भी देखना चाहिए। वो कर्नाटक वाली जो घटना है किसकी सरकार में हुई थी, ये भी देखना होगा। वहाँ पर किसकी सरकार थी जब बजरंग बली आए वहाँ पर? उसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। समस्या यहाँ पर यह है कि हम जब भी कभी इस बात पर डिबेट करने बैठते हैं, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि वर्तमान सरकार ने क्या किया है और विपक्ष किस मुद्दे पर जा रहा है। अगर विपक्ष के पास मुद्दे नहीं, मुद्दा विहीन है, तो निश्चित रूप से जनता जवाब मांगेगी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अगर उन्होंने इतना विकास किया तो जनता उनके समर्थन में होगी। और हमें नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी जितने लोकप्रिय हैं, उनकी लोकप्रियता जितनी ज़्यादा है, जैसा कि
कहा भी जाता है, दुनिया भर में लोकप्रियता है और हमारे देश में भी है। हमारे देश के सम्मानीय हैं प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसी स्थिति में राखी जी इतना तो तय होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी अगर इस मुद्दे पर चले आते हैं तो थोड़ा सा लोगों को शंका जरूर जाहिर होती है कि उनको आने की जरूरत क्या है। इतना विकास हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई, तो फिर इस मुद्दे पर आने की आवश्यकता क्या थी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, और बहुत लॉजिक वाला सवाल था, न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी को। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक नया आरोप मिला आज इस बहस से कि 6-6 लोग बिठाए हैं आपने और हमें दबाने की कोशिश है। अरे बाप रे, मतलब मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन, मुझे भी इंक्लूड कर दिया उन्होंने कि हम भारतीय जनता पार्टी को दबा रहे हैं, मतलब सवाल जवाब करने का भी अधिकार छीन लेंगे क्या। तो ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है बहुत अन्यथा लेके गए हैं, या तो बोलने के लिए कुछ नहीं था। भाई मुझे या आपको या कोई भी गठबंधन में से हनुमान जी को बीच में नहीं लाए तो देश के प्रधानमंत्री, तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना ही पड़ेगा, या पीएम मोदी अपना क्लेरिफिकेशन दें उस पे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक तरफा बात होगी। देश है, चुनाव है, जनता को निर्णय देना है। हम और आप भी वो शख्स हैं जो वोट डालते हैं, अपनी सरकार को चुनते हैं, तो बात तो दोनों पक्षों की होगी। एक पक्ष की बात तो यहां कोई दबाव डाल के नहीं करा सकता। खैर, समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो महत्वपूर्ण है कि आखिरकार मुद्दों पर बात करिए। मुद्दे हैं आपके पास, रिपोर्ट कार्ड अपना रखिए, कहां कमी है उन चीजों की बात कर लीजिए। और वाकई में ये मुद्दा इसलिए एक नई बहस को जन्म दे गया क्योंकि पीएम मोदी यदि हिंदू मुस्लिम पर आ जाएं, यदि फिर राम मंदिर के बाद हनुमान पर आ जाएं, तो फिर ये सोचना होगा कि तीसरे चरण तक क्या कोई और भगवान या फिर कुछ और, कैसे निकलेगा समाधान। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। तो देखते हैं, जनता जनार्दन इसका निर्णय देगी। और इसके पहले 26 तारीख को दूसरा चरण है, उसके भी वोटिंग परसेंटेज बहुत कुछ बयां करेंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।